डेंटल कैरीज। सबसे पहले टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपका इनिशियल होगा डेंटल कैरीज के साथ कोई वो, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक इन डेंटिस्ट्री, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये थोड़ा सा न्यू हो सकता है क्योंकि आपका इनिशियल है। अच्छा, डेंटल कैरीज इट्स द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ टीथ। टीथ की सबसे कॉमन डिजीज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज द मोस्ट इजीली प्रिवेंटेबल डिजीज एज वेल। इसमें क्या है कि एक तो एक डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है, सही है, और एक ये डिजीज बहुत आसानी से आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल भी है इजीली। समझ में ये बात? होता क्या है, इसकी सिनेरियो क्या है, या तरतीब क्या होती है, टेक्निक क्या होती है। जब आप सिंपली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। ओरल हाइजीन का मतलब ये होता है कि जब वो आफ्टर टेकिंग मील, फूड, डाइट, उसके बाद टूथ ब्रश नहीं करते, सही है, तो क्या होता है कि जो टूथ सर्फिस होता है उस पर फूड अकोमोडेट हो जाता है। क्या अकोमोडेट हो जाता है? फूड। अच्छा, इस फूड को खाने के लिए या इस फूड को फीड करने के लिए बैक्टीरिया आ जाती है। क्या आ जाती है? बैक्टीरिया। टूथ सर्फिस का भी अपने एक नाम है, आगे पढ़ते हैं। इस जो फूड डिपॉजिट हो जाता है उस फूड का भी अपने एक नाम है कि इसको डेंटिस्ट्री में क्या कहते हैं। जो बैक्टीरिया आती है जो फीड करती है, उस बैक्टीरिया की भी एक स्पेसिफिक नाम है कि वो कौन सी बैक्टीरिया या कौन सी क्लास या कौन सी फैमिली बैक्टीरिया है। फोर्थ ये है कि अगर बैक्टीरिया उस फूड को खाती है या फीड करती है तो बाई प्रोडक्ट जो होता है, बाई प्रोडक्ट वो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एसिड्स। एसिड्स बनाती है बैक्टीरिया। क्या बनाती है? एसिड बनाती है। एसिड क्या करती है? एसिड जो है वो आपके टूथ के इस सरफेस को डिसॉल्व करती है, डीमिनरलाइज करती है। क्या करती है? डीमिनरलाइज। और इसी डीमिनरलाइजेशन को कहा जाता है कैरीज। सीन समझ में आ गया कि असल में ये जो इनेमल है ना या डेंटिन है, इट्स अ मिनरलाइज्ड। आपने पढ़ा होगा मिनरलाइजेशन, कंपोजिशन, बॉन्डिंग, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ये तो बॉन्ड है स्पेसिफिकली, मैंने किसी लेक्चर में समझाया भी था कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का जो बॉन्ड है वो किस तरह ब्रेक होता है, फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल किस तरह बनता है, फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल किस तरह रेजिस्टेंस शो करता है टुवर्ड्स बैक्टीरिया, सही है, टुवर्ड कैरीज सिंपली, सही है। तो इसी तरह ये जो एसिड है ना, ये एसिड है, वो आपके टूथ को डीमिनरलाइज करते हैं, एंड दिस डीमिनरलाइजेशन, द ब्लैकनेस या द ब्लैकनिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड कैरीज। ये पूरा है। अब चूंकि हमने इसको एक छोटी सी कहानी में पढ़ लिया, लेकिन इसमें बैक्टीरिया भी डिफरेंट इन्वॉल्व है, स्टेप्स भी डिफरेंट इन्वॉल्व है, टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व है, टाइम टेम्पोरलिटी भी इसमें इन्वॉल्व है, सही है, और साथ साथ में मल्टीफैक्टोरियल है, ये मल्टीपल इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है केरिस के क्रिएशन में। तो साथ साथ वही चीजें पढ़ते हैं, सही है। लेकिन एक चीज जो आपको अभी यहां समझनी चाहिए, डीमिनरलाइजेशन किससे काज होती है? बैक्टीरियल एसिड से। किससे? बैक्टीरियल एसिड। बैक्टीरियल एसिड कहां से आता है? बैक्टीरिया एज अ बाय प्रोडक्ट बनाती है जब वो फीड करती है फूड पे। अच्छा, फूड जो है ना, फूड उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। मोस्टली जिस फूड से एसिड्स बनते हैं ना, एसिड, वो फूड मोस्टली होता है शुगर। समझ में आई बात? क्या होते हैं? शुगर। लेकिन शुगर और एसिड के दरमियान जो लिंक है वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम मैं एक ही नाम ले लेता हूं, बाकी इसमें मल्टीपल बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। एस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोक्साई की जितनी भी वेरिएंट्स हैं मोस्टली वो असल में शुगर पे फीड करती है। शुगर कहा जाता है एस म्यूटेंस। एस म्यूटेंस क्रिएट करते हैं एसिड। एसिड क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ सरफेस, एंड वी कॉल इट सिंपल कैरीज। के ये कैरीज, सही है। तो हमने स्पेसिफाई कर लिया। अच्छा, जो फूड होता है उस फूड को क्या कहा जाता है? उस फूड को हम कहते हैं प्लाक। उस फूड को हम क्या कहते हैं? प्लाक। प्लाक क्या होता है? प्लाक इज अ येलो सरफेस जो ईटिंग के बाद, खाने के बाद 12 से लेके 24 आवर्स तक आप ब्रश नहीं करते तो आपके टूथ सरफेस पे एक विजिबल लाइन आ जाती है, एक विजिबल लाइनिंग आ जाती है, और उस लाइनिंग या उस सरफेस ऑफ फूड या फूड डिब्रिस के उस सरफेस को कहा जाता है प्लाक। समझ में आई बात? इस प्लाक से रिलेटेड एक और टर्म भी है जिसको कैलकुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या होता है? यही प्लाक अगर ज्यादा टाइम के लिए टूथ के सरफेस पे रहे और इसमें मिनरलाइजेशन हो, बॉन्डिंग हो, और ये हार्ड में कन्वर्ट हो जाए सॉफ्ट से, तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस। समझ में आई बात?
तो थोड़ा सा मैंने आपको केरिस का बता दिया कि केरिस किस तरह सर्कुलेट करती है और केरिस किस तरह बनती है। थोड़ा सा एटियोलॉजी की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं भाई? एटियोलॉजी। थोड़ा सा केरिस की एटियोलॉजी की तरफ आते हैं। एटियोलॉजी जानते हो? कॉजेटिव फैक्टर्स या कॉजेलिटी, क्या कॉजेलिटी की किस चीज की वजह से डेंटल केरिस स्पेसिफिकली काज होती है। एक साइंटिस्ट था W.D. मिलर, 1890 स्पेसिफिकली 1890 में इसने कहा था, इसमें मल्टीपल थ्योरीज पेश हुई थी, मल्टीपल लोगों ने इस पे कंट्रीब्यूशन की थी, लेकिन इस बंदे ने कहा था कि भाई जो डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ है ना, ये बैक्टीरियल एसिड से होती है। किससे होती है? बैक्टीरियल एसिड से। और उन बैक्टीरिया से, स्पेसिफिकली उन बैक्टीरिया से जो शुगर, सक्रोज या कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड करती है। all are almost similar polysaccharides, सही, almost similar terms, interchangeable yet can be used। सक्रोज हो गया, ग्लूकोज लोग यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स यूज करते हैं, टर्म कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो इन चीजों पे फीड करती है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है एसिड्स। उन्होंने फिर थोड़ा सा डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन ये बात फर्दर 1954 में एक साइंटिस्ट उसके एसोसिएट थे, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑरलैंड। ऑरलैंड ने 1954 में ये बात कंफर्म कर दी। 1954 में ये बात कंफर्म कर दी, सही है, 1954 में ये बात कंफर्म कर ली कि यस, जो बात W.D. मिलर ने कही थी वो ठीक है। एंड स्पेसिफिकली इस म्यूटेंट्स के जो ग्रुप होते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट या स्ट्रेप्टोकोकाई जो ग्रुप होती है, वो मोस्टली इस चीज पे फीड करती है और वो एसिड क्रिएट करती है। लेकिन स्टिल ये बात मल्टीफैक्टोरियल की तरफ चली गई। किसकी तरफ चली गई? मल्टीफैक्टोरियल का मतलब ये है कि इट्स नॉट, एटियोलॉजी जो है वो एक चीज से रिलेट नहीं करती, एक ऐसे वो है जो एटियोलॉजी को कॉज नहीं करती। मतलब एक, अगर आप एस म्यूटेंट्स को ले लें, नॉट इंडिविजुअली एस म्यूटेंट कैन कॉज कैरीज, नॉट इंडिविजुअली शुगर कैन कॉज कैरीज, सही है। तो कहते हैं इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि भाई अगर इसमें प्लाक हो, प्लाक स्पेसिफिकली प्लाक, उसकी मैं बात में एक्सप्लेन करूंगा कि प्लाक के अलावा अगर कोई और एटमॉस्फेयर हो और उसमें एस म्यूटेंट्स हो तो वो भी वो काज नहीं कर सकते। प्लाक का होना जरूरी है, सही है, इस म्यूटेंट्स का होना जरूरी है, सही है, साथ साथ में टूथ सर्फेस का होना जरूरी है, साथ साथ में शुगर का होना जरूरी है, और साथ साथ में टाइम का होना भी जरूरी है कि मुझे टाइम भी मिले। टेम्पोरलिटी, कॉजलिटी तब एस्टेब्लिश होगी जब दो चीजों के दरमियान टाइम होगा। ऐसे ना हो कि आज आपने खाना खा लिया और रात को आपने ब्रश कर लिया और फिर आज सुबह कह रहे कि भाई केरिस तो नहीं हुई, या आपने आज खाना खा लिया और 2 हफ्ते बाद यार मुझे तो केरिस नहीं हुई। नहीं, कॉजलिटी तब एस्टेब्लिश होगी जब उसको टाइम पीरियड मिलेगा, और जो एस्टेब्लिश टाइम पीरियड है 1 to 2 ईयर या 2 to 4 ईयर्स, सही है, तब आपको केरिस डेवलप हो सकती है। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीफैक्टोरियल, बट स्टिल अगर कोई कहते हैं कि मल्टीफैक्टोरियल, तो एक बात फिर भी कॉमन है और कांस्टेंट है कि शुगरी डाइट is the main etiological factor. All other factor can modify it. Can modify. Modify का क्या मतलब होता है? Modifiable factor. Either it can increase, either it can decrease. But still the whole and the only cause which remains are the sugary diet. क्योंकि शुगर नहीं होगा तो एस म्यूटेंट फीड नहीं कर पाएगी, और जब फीड नहीं कर पाएगी तो बाय प्रोडक्ट एसिड नहीं बनेगा। तो इस वजह से शुगर स्टिल रिमेन द मेजर एटियोलॉजिकल फैक्टर। तभी तो सब कहते हैं कि स्वीट्स ना खाओ, और कोई एस म्यूटेंट की बात नहीं करता, कोई ब्रशिंग की बात भी नहीं करता, समझ नहीं, बच्चों को भी ब्रशिंग की बात भी नहीं करता, कोई फ्लॉसिंग की बात भी नहीं करता, कोई किसी भी प्रिवेंटिव मेजर की बात नहीं करता, बट ये बात कंसिस्टेंटली रिपीट करता है कि डोंट कंज्यूम शुगर, डोंट कंज्यूम स्वीट। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रह जाती है द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर, सही है। अच्छा, थोड़ा सा बैक्टीरियल प्लाक को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं भाई? बैक्टीरियल प्लाक को। अच्छा, बैक्टीरियल प्लाक का डिस्कस करना क्यों जरूरी है? इसकी मेन रीजन ये है कि इस म्यूटेंट्स जो होते हैं, इस म्यूटेंट्स ये अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी में सिर्फ प्लाक में जब होती है तो काम करती है। समझ नहीं बात? मैक्सिमम कैपेबिलिटी का मतलब ये कि मैक्सिमम एसिड प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करना, लेस सेंसिटिव टुवर्ड ड्रग। अगर आप आइडियल कंडीशन में ले ले तो एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल होगा, जो ब्रोस्टेटिन वो स्ट्रेप्टोकोकाई को 1 मिनट के अंदर खत्म कर देगा, 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देगा। लेकिन जब ये प्लाक में मौजूद होगी तो फिर ये लेस सेंसिटिव होती है और ये मोर रेजिस्टिव होती है टुवर्ड एंटीबायोटिक, क्योंकि उसको अपना माहौल मिलता है। आप अपने घर में होते हैं तो बाइक वाला आपसे क्या कर सकता है? स्नैचिंग नहीं कर सकता, सही है, लेकिन वही बंदा, वही मोबाइल अगर आप रास्ते में घूम रहे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बाइक वाला आपसे स्नैचिंग कर सकता है। तो इस तरह है कि प्लांट इसके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है, प्लांट इसके लिए एक आइडियल एटमॉस्फेयर है। अगर आप कितनी भी
क्या करते हैं, और रेजिस्टेंस कितने भी इसके एंटीबायोटिक अप्लाई करते हैं, माउथवॉशेस अप्लाई करते हैं, लेकिन जब प्लाक के शेल्टर के अंदर होगी ना, प्लाक के अंदर होगी, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगी। तभी बैक्टीरियल प्लाक इज अनदर मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टुवर्ड्स डेंटल केरीज। कि प्लाक का माहौल होगा। सही, प्लाक क्या होगी? प्लाक एक सॉलिड सब्सटेंस होती है, फूड के डिब्रिज होती है, फूड पार्टिकल्स होते हैं जो एक टेनिशियस सरफेस बना लेते हैं, एक इलास्टिक सरफेस बना लेते हैं पॉलीसेकेलाइट का, और वो टूथ के रफ सरफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। रूट टूथ के क्या हो जाता है, अगर ये टूथ का रफ सरफेस है तो प्लाक इसके ऊपर इस तरह शेल्टर, एक छत, एक फ्लोर इसी तरह बना लेते हैं, समझ में बात। और इस शेल्टर के अंदर बैक्टीरिया होती है, एंड ये इस तरह इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर होता है ना, इस तरह इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। इन बैक्टीरिया की सिग्नलिंग पावर जो होती है वो मैक्सिमाइज होती है, इनकी एसिड प्रोडक्शन की पावर मैक्सिमाइज होती है, इनका आपस में रिलेशनशिप बहुत मैक्सिमाइज होता है, इनकी आपस में सिग्नलिंग, बातें करना, एक दूसरे को सपोर्ट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। नहीं, लेकिन जब प्लाक नहीं होता तो ये तितर बितर होते, फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। और प्लाक में इसको क्या मिलता है, ऐसा प्लाक में क्या है जो इनको हाई कैपेबल बनाती है, लो पीएच। प्लाक के कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है, मैं बाद में नाम बता दूंगा, वो कंसिस्टेंटली प्लाक के पीएच को डाउन रखती है। क्या रखती है? डाउन। और वो इसलिए डाउन रखती है कि इस न्यूट्रंस मैक्सिमम फंक्शन कर सके। क्या कर सके? मैक्सिमम फंक्शन। इस न्यूट्रंस को लो पीएच में क्या चाहिए? मैक्सिमम कैपेबिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया उसको सपोर्ट करती है, वो कंसिस्टेंटली डाउन रख रही है पीएच को, ताकि इसकी जो एसिड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज है। दूसरी बात, पॉलीसेकेराइड्स, मैक्सिमम शुगर, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट्स, तो वो तो इनके लिए फेवरेट फूड है, तो वो होती है तो इनकी कैपेबिलिटी में। तीसरी, अटैचमेंट सरफेस, टूथ का रफ सरफेस है, ये अटैच है, इनके ये कोलोनाइजेशन है। कोलोनाइजेशन, इनकी कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी वो स्टैटिक रहती है। क्या रहती है? स्टैटिक। उनको ये डर नहीं होगा कि एंटीबायोटिक आ जाएगी, उनको ये डर नहीं होगा कि कोई रिमूव कर जाएगा, उनको ये डर नहीं होगा कि हमारे बीच में कोई तोड़ फोड़ आ जाएगी। वो मजे से अपना काम कर सपो, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? अंडर द शेल्टर ऑफ द प्लाक ये सारे बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड होते हैं, तभी ये अपने फंक्शन को क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं। और एक रीजन ये भी है कि इस न्यूट्रंस जो है वो बिहेव डिफरेंटली करती है। डिफरेंट का मतलब ये है कि प्लाक के अंदर ये बहुत बदमाश बनी होती है। प्लाक के अंदर इसको एंटीबायोटिक कुछ नहीं कह सकता। प्लाक के अंदर लेस सेंसिटिव है टुवर्ड एवरीथिंग, लेस सेंसिटिव टुवर्ड ड्रग ख्याल न कहीं। सही है। लेकिन जब ये प्लाक के बाहर हो, दे आर लेस वायलेंट बैक्टीरिया, इसकी वायलेंस इतनी नहीं है, इतना आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये भी एक मसला है कि प्लाक में ये बिहेव जो है वो डिफरेंट रख रही है। सही है। साथ साथ में ये प्लाक जो होता है, इट्स अ फुल लिविंग इकोसिस्टम। ये क्या है? ये एक फुल लिविंग इकोसिस्टम है। कि भाई लिविंग इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हर फैसिलिटी, लिविंग की हर फैसिलिटी अवेलेबल है बैक्टीरिया को। समझ में? बस पूरी उसको जितनी भी चीजें चाहिए, कैपेबिलिटी अपनी, वो एसिड डिमिनरलाइजेशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, उसको सब कुछ जो है वो अवेलेबल है। तो इसी तरह ये भी वो है। अच्छा, ऐसा क्या चीज है जो इनके इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है? ऐसा क्या है जो इसके ये बॉन्डिंग को, इस सपोर्टिव एनवायरनमेंट को, इसको वो क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। तो इट्स ब्रशिंग। क्या है? ब्रश जो है, ब्रश एक ऐसी चीज है, ब्रशिंग, जो इसकी पूरे इकोसिस्टम को क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है। तो सलाइवा से, ये क्लिनजिंग से ये रिमूव नहीं होगा प्लाक। सही है। और किसी चीज से रिमूव नहीं होगा, बट इट कैन रियली रिमूव बाय ब्रशिंग। ब्रशिंग इसको क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। तो कंसिस्टेंटली 2 टाइम इन अ डे, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, सोने से पहले तो जरूर 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 ब्रशिंग करनी चाहिए। हल्की फुल्की ब्रशिंग, लेकिन जरूर सोने से पहले, और उसके बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। सही है। क्योंकि 12 से लेकर 24 आवर्स तक प्लाक जो है वो अकमुलेट हो जाता है। मोस्टली ब्रशिंग भी एक जगह फेल होती है, एक जगह जो है ब्रशिंग फेल होती है, नॉट फ्रॉम पिट्स एंड फिशर। पिट्स एंड फिशर, रफ सरफेसेस जहां पर ब्रश की एक्सिस ना हो। सही है। ब्रश की एक्सिस ना हो, रफ सरफेसेस, स्टेग्नेशन एरियाज, सब जंजाइवल एरियाज, मोस्टली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर मोलर्स, वहां पर ब्रशिंग की एक्सेस नहीं होती, तो वहां पर प्लाक एक्यूमुलेट रह जाता है। तो आप फ्लॉजिंग की तरफ जा सकते हैं, माउथ वॉशेस की तरफ जा सकते हैं, और आप स्केलिंग और पॉलिशिंग की तरफ जा सकते हैं इस प्लाक को रिमूव करने के लिए। सही है। और कौन सा सर्फेस ऑफ द टूथ बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है? लेबियल सर्फेस। कौन सा सर्फेस हो? लेबियल सर्फेस जो होता है वो बहुत ज्यादा टूथ का वो एक्सपोज होता है टुवर्ड केरीज। सही है। और मोस्टली जो चीज इसमें इन्वॉल्व होती है जो डाइट इन्वॉल्व होता है, तो आप इसको सक्रोज भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं, और ये सारी चीजें जो है, ये डाइट जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व होता है। तो इट्स लाइक अ एटियोलॉजिकल फैक्टर या एटियोलॉजी ऑफ डेंटल केरीज। सही हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, इसमें थोड़ा सा वैसे स्टॉप कर लेता हूँ। ये तो 19 मिनट हो गया भाई, ये कौन देखेगा? इसके किस तरह स्टॉप?
अच्छा जी, डेंटल केयरिस को फर्दर प्रोसीड करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं माइक्रोबियोलॉजी के बारे में। अच्छा, माइक्रोबियोलॉजी का ऑलरेडी तो थोड़ा बहुत डिस्कस हो भी गया है कि माइक्रोबियोलॉजी माइक्रोबियोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, सही है, और कौन से बैक्टीरिया जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, सही है, नेम्स क्या है, उनके फैमिलीज क्या है, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं, एंड मैकेनिज्म के किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने पहले भी एक बात कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनिशिएटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इनिशिएटिंग या इनिशियल काज या इनिशियल एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डेंटल केरीज, तो इट वुड बी बाय डिफॉल्ट द एस म्यूटेंट्स, सही है, और उसमें 3 4 5 टाइप्स के बैक्टीरिया आ जाते हैं, सही है, स्ट्रेप्टोकोक्साई का जितना भी वो फैमिली है, सही है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर केरीज एस्टेब्लिश हो गई, प्रॉपर केरीज, एनेमल केरीज, डेंटिनल केरीज अप टू द पल्प, सही है, तो क्या होता है, और फेट ऑफ केरीज भी यही है। फेट ऑफ केरीज क्या है कि केरीज से क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन से क्या होगा, फेट ऑफ केरीज क्या होगा भाई, इनिशियली अगर एनिमल केरीज है, समझ में आई बात, तो वो डेंटिनल में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है, डेंटिनल जो है वो पल्प को एक्सपोज कर देगा, पल्प जो है वो पल्पाइटिस की तरफ जाएगा, पल्पाइटिस जो है वो पेरोडोंटाइटिस की तरफ जाएगा, पेरोडोंटाइटिस इवन ऑस्टियोमाइलाइटिस तक जा सकता है, एब्सिस तक जा सकते हैं, अल्वियोलर एब्सिस तक जा सकता है, इतने सारे जो है वो डिजीज जो है, मोस्टली द मेन इनिशिएटिंग फैक्टर फॉर एवरी काइंड ऑफ पेरोडोंटल एंड जिंजाइवल डिजीज इज केरीज। जिंजाइवल एनलार्जमेंट भी केरीज की वजह से होती है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया भी केरीज की वजह से होती है, जिंजिवाइटिस भी केरीज की वजह से होती है, मतलब मेजरली, बाकी सिस्टमिक उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ड्रग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट स्टिल प्लाक इज द मेन काजिंग फैक्टर, सही है। तो इसी तरह ये इतनी ज्यादा डिजीज काज करती है अगर आप इसको रोकते नहीं, अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करते, सही है। तो इसी तरह माइक्रोबियोलॉजी में सबसे पहले तो आप स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप को लिख ले भाई, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोक्साई का जो ग्रुप है, बुक में उनके नेम्स दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस सेंग्रियस और स्ट्रेप्टोकोकस मल्टीरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें मल्टीपल है, म्यूटेंट्स में जितने भी आ जाते हैं, सही है। इन बैक्टीरिया में एक मसला होता है, ये जो बैक्टीरिया होती है दे आर हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, ये बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन लो पीएच, ये बात भी आप जहन नशीन कर ले। और मैंने कहा कि बाकी जितने सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, तो बाकी जितनी बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, वो पीएच को क्या करती है, डाउन रखती है, बाकी बैक्टीरिया पीएच को डाउन रखती है, और ये क्या करती है, हाई एसिड प्रोड्यूस करती है, सही है। यहां पर जितना भी ये मोस्टली सक्रोज पे फीड करती है, सही है, सक्रोज पे फीड करती है। सक्रोज के सामने में यहां पर एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेता हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्रोज इन दिस, बार बार सक्रोज डिस्कस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्रोज, व्हाई सक्रोज, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग, व्हाई नॉट एनी अदर फूड, सही है। तो उसको मैं इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करूंगा कि व्हाई सक्रोज, तो ये अवेलेबल सक्रोज पे फीड करती है, एंड लो पीएच में ये हाईली एसिडिक होती है, सही है। इसमें एक और बहुत बहुत ऐसा ही पॉइंट है कि ये इसको और हेल्प आउट करते हैं, कैपेबिलिटी है कि ये कभी कभी जो है ना वो सक्रोज को स्टोर भी कर लेती है, अवेलेबल जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना उसको स्टोर कर लेती है, तो सडन अगर आप ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप करते हैं, सही है, सक्रोज को ड्रॉप करते हैं, डाइट को, हंगर की तरफ चले जाते हैं, स्टिल इनके साथ किसी फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, जिस तरह ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है, सही है। तो इसी तरह इनके पास भी एक फॉर्म होता है पॉलीसेकेराइड का, सही है, और वो इसमें स्टोर करते हैं, देन जब इनको नीड होती है या ये स्टार्वेशन होती है, तो ये वापस किसी को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सक्रोज में, एंड देन फीड ऑन सक्रोज एंड देन क्रिएट एसिड। तो ये कैपेबिलिटी भी इनको और क्या बनाती है, और ज्यादा क्या बनाती है, हैवी बनाती है, और ज्यादा डेंजरस बनाती है कि दे कैन कॉज द केरीज, स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा वो है, सही है। अच्छा, वही बात आ गई कि जो जर्म फ्री एनिमल्स होते हैं, जिनमें ये म्यूटेंट्स होते नहीं, नॉर्मल फ्लोरा में भी नहीं होते, जनरली भी नहीं होते, तो उनमें जितना भी प्लाक एक्यूमुलेट हो जाए तो उनमें वो काज नहीं होता, सही है। और ये जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सारी चीजें क्या है, इंटरडिपेंडेंट, मल्टीफैक्टोरियल है। होस्ट होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, समझ में, फूड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर कंबाइन होती है, कॉमन होती है, तो तब केरीज डेवलप होगी। अगर इनमें कोई फैक्टर जो है वो नहीं होगा, तो फिर ये है कि केरीज की जो 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 प्रोग्रेशन होगी वो हार्ड होगी, डाउन होगी, स्लो होगी। इस वजह से ये मल्टीफैक्टोरियल की कैटेगरी में आ जाता है। इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस ऑफ प्लाक, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि मोस्टली जब प्लाक की एटमॉस्फेयर नहीं होती, प्लाक वाला इकोसिस्टम नहीं होता, प्लाक वाली जो
माहौल है, एनवायरमेंट है, वो नहीं होता तो केरिस की प्रोग्रेशन जो है वो मुश्किल है। केरिस जो है वो प्लाक से रिलेट कर सकती है। अगर प्लाक वाला इकोसिस्टम है तो सारी कैपेबिलिटीज है, सारी एबिलिटीज है, आइडियल एटमॉस्फेयर है, आइडियल माहौल है कि क्या है, केरिस जो है वो डेवलप हो। समझ में आई बात? वो इसलिए कि एक तो लो पीएच तो लो पीएच में इनकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। डेंस, ये डेंस होता है, क्या होता है, डेंस होता है, टिनिशियस होता है, डेंस होता है। तो उसमें यह होता है कि भाई इनकी जो आपस में सिग्नलिंग होती है, जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। समझ में आई बात? साथ साथ में सपोर्टिव इकोसिस्टम होता है। अगर इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो या और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो तो वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सही है। अच्छा, एक जो और मैंने एंड में कहा था, स्टार्ट में कहा था कि मैं सक्रोज को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि सक्रोज किस चीज से बना होता है, किसी को पता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एक्सीलेंट। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो बैक्टीरिया इजीली इस बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर लेती है। हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, क्या करती है, इसको ब्रेक करते हैं। ग्लूकोलाइड ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है, सही है, विद और विदाउट अब दिस एंजाइम, बट बैक्टीरिया इसको क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है। और एक पॉलीसेकेराइड होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है, उसको कहते हैं ग्लूकान्स। ग्लूकेन्स कोई कहता है, ग्लूकान्स, ग्लूकेन्स। बैक्टीरिया ये बना लेती है। तो स्पेसिफिकली सक्रोज पे फीड करके ग्लूकेन्स बनाना और उसी ग्लूकेन्स पे फीड करके एसिड बनाना, यही सारी कहानी है कि सक्रोज इसलिए मेजर रोल प्ले करता है कि ये जो है ये इन दो हाई एनर्जेटिक उससे बना है और इनकी बॉन्ड को ब्रेक करके इनको कन्वर्ट करना ग्लूकेन्स में और उसी ग्लूकेन्स पे फीड करके एसिड बनाना और डीमिनरलाइजेशन काज करना, यही पूरा कॉन्सेप्ट होता है केरिस के फॉर्मेशन का।